आ रही है सो सर? सौरभ कैसे हैं आप? हाँ, अभी आवाज ठीक है। जी सर। अच्छा हूँ सर। अच्छे हैं। तो जी आपका हाँ। मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में मीडियम में रहेगा? हिंदी रहेगा सर। मतलब हिंदी मैक्सिमम रहेगा। पेपर तो इंग्लिश में दिया था, लेकिन अब हिंदी ऑप्ट किया हूँ इंटरव्यू के लिए। अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी अभी आप सर, कुछ कर रहे हैं, बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। सर अभी मैं अब इंस्पायर सोसाइटी से जुड़ा हूँ भोपाल में, जहाँ पे यूथ के लिए, यूथ और बच्चों के लिए काम किया जाता है, साथ में टीचिंग भी वहाँ पे होती है सर। अब लोगों को पढ़ाते हैं? जी सर, पढ़ाने के अलावा और भी सर सेशन चलते हैं यूथ के लिए, एल्डर के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग सेशन चलते हैं, जिसमें से कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, आज के जो भी सोशल अब्यूज हो रहे हैं उसके अवेयर करने के लिए अलग अलग सेशन में उनको करवाया जाता है अपने सीनियर के गाइडेंस में। और अच्छा। कॉलेज लेवल पे जाके हम लोग एक DYS प्रोग्राम देते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ। हम्म। उसमें यूथ को अवेयर करते हैं कि जो भी आजकल सोशल इविल चल रहे हैं, जैसे ड्रिंक करना, अल्कोहल, ये सब चीजें, उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, और संडे को और सैटरडे को प्रोग्राम होते हैं। आपने जो हॉबी लिखा है उसमें अपने हॉबी के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा हॉबी उसमें मैंने आपकी मेंशन हॉबीज क्या किया है। क्या है? आप अपने हॉबीज जी। में मैंने लिखा है, उसमें मंत्र मेडिटेशन के लिए लिखा है, और जो भी स्पिरिचुअल लेक्चर्स होते हैं उसको मैं प्रीफर करता हूँ लिसन लिसन करने के लिए, सुनने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा। तब तो आपको मालूम होगा कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। सर भगवान, ईश्वर, भगवान के जो, मेरा मानना है कि जो भी गीता में भी और जगह जगह लिखा है, भगवान के कुछ डेफिनेशन बताए गए हैं, जिसमें 6 क्वालिटीज हम्म का भगवान के बारे में वर्णन किया जाता है। भगवान में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ऑल नॉलेजेबल होते हैं, ऑल ब्यूटीफुल होते हैं, हम्म ऑल वेल्थ हम्म होता है उनके पास में, रिनंसिएशन, इन सब के बाद भी वो रिनंसिएशन करते हैं, मतलब उनको इन चीजों से लगाव नहीं होती है। तो भगवान हम्म। एक अलग चीजें हैं जो मैं मानता हूँ भगवान के। आजकल कथित बहुत सारे लोग डिक्लेयर करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जिसमें ये हम्म। 4 5 चीजें 6 चीजें होती हैं, वही भगवान की कैटेगरी में आते हैं। और सब कुछ होते हुए भी वो किसी चीज से लगाव नहीं रखते हैं। जैसे हम लोग इसमें सुदामा का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऑन सुदामा जब आए थे तो उन्होंने, भगवान ने सब कुछ छोड़ के सुदामा का पैर धोया और उनकी सेवा सत्कार करी थी। हम्म तो हम्म। मेरा मानना है कि भगवान वही हैं जो, जिनमें से 6 क्वालिटीज होती हैं। फिर देवता कौन होते हैं? देवता होते हैं भगवान के एसोसिएट्स। जैसे एज ए गवर्नमेंट अगर जो PMO में करते हैं, तो PMO सबसे सीनियर होते हैं, और उनके कलीग्स जो PM को सपोर्ट करते हैं, तो इसी से देवता भगवान को सपोर्ट करते हैं। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इंद्र देवता। जैसे कोई उदाहरण बताइए, जैसे कोई बताइए उदाहरण के रूप में। जैसे इंद्र देवता की बात करते हैं, इंद्र देवता वर्षा का डिपार्टमेंट है उनको पास में, वायु देवता वायु का हम्म डिपार्टमेंट है, अग्नि देवता हुए जो अग्नि के डिपार्टमेंट है, तो वो भगवान के सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनकी अलग अलग डिपार्टमेंट है, हम्म और वो अपने डिपार्टमेंट को हम्म। संभालते हैं भगवान के गाइडेंस में। तो इतना इतना विविधता क्यों है हमारे हमारे भारतीय समाज में? हमारे भारतीय ग्रंथों में इतने लोग क्यों हैं? एक सर भगवान इससे, से काम नहीं चलता कि इतना देवता देवता बनाया गया। सर अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, लेकिन सब पंथ का एक ही मूल है कि वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। कुछ लोग शिव को मानते हैं, कुछ लोग देवी को मानते हैं, तो मेरा मानना है कि अल्टीमेट वो सब जाके एक ही सोर्स में मिलते हैं, और इसको मैं इस नहीं, वो तरह तो से जैसे समझ सकता आपने हूँ। आपने इतना वो तो आपने इतना जाना है तो आप बोल रहे हैं ना, एक ही स्रोत है, एक ही माध्यम है, एक ही जगह जी सर। जाना है। लेकिन जी जो सर। जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको इतना तो पता नहीं होता है। तो अगर वो विभिन्न विभिन्न पंथों में बटेगा तो हमारा समाज टूट जाएगा ना। आज जो हमारे समाज का जो समस्या है वो क्या है? इतने सारे भगवान आ गए, इतने सारे लोग आ गए, पंथ आ गए, तो हमारा समाज क्या हो गया? हमारा समाज टूट गया या वो बिखराव आ गया समाज में। तो हम लोग एक होते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हैं। इसको आप मानते हैं, इस बात को सहमत है? मेरा मानना है कि सर पंथ अलग अलग धर्म में जो भी डिसइंटीग्रेशन आ रहा है, जैसे कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, या फिर ईस्टर्न क्रिश्चियन करते हैं, अगर जो उनके भी मूल तत्व में जाया जाए, मैं जहां तक जानता हूं तो उनके मूल तत्व में भी एक ईश्वरवाद है, वो भी एक गॉड को मानते हैं। जैसे हम्म सिख रिलीजन है या फिर क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम रिलीजन है,
वो भी एक ईश्वरवाद के मानते हैं। मैं अपने अपने हॉबीज में मंत्र मेडिटेशन की बात करता हूँ। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सर। एक बार मैं एयरपोर्ट से कहीं जा रहा था, तो मुझे कुछ दिन की फ्लाइट डिले हो गई थी। तो एयरपोर्ट पे एक सर रूम बना एक एयरपोर्ट पे एक रूम बना हुआ था, जिसमें अलग अलग पंथ धर्म के लोग अपने अपने नॉर्म्स जाके करते थे। तो मैं भी अपना गया था, मैं भी अपना चैंटिंग बैग लगा के अपना चैंटिंग मंत्र मेडिटेशन किया। तो मेरे बगल में कुछ सिख भी थे और मुस्लिम भी थे। तो कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जैसे मंत्र मेडिटेशन सिख में भी होते हैं और सर मुस्लिम में भी होते हैं। उनके भी 99 बीट्स हैं, वो भी अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे, मैं भी कर रहा था। उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमने भी अपना शीश नवाया तो उन्होंने भी किया। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस सारे धर्म में एक है, और वो सब सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं कि कॉमन गॉड एक है। और ये चीजें आज की सोसाइटी में सर मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिसइंटीग्रेशन आ रहा है, लेकिन जब थोड़े से लोग अच्छे से स्टडी करते हैं तो फिर सब धर्म का मेरा मानना है कि एक ही है, लोग एक ईश्वर को मानते हैं सर। ओके, ठीक है। अध्यात्म से आपका क्या संबंध है? किसको मानते हैं अध्यात्म? अध्यात्म क्या अध्यात्म होता मेरे है? सर मेरे लिए अध्यात्म लोगों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है अध्यात्म के। मेरा अपना मानना है कि ये मेरा हो सकता है पर्सनल डेफिनेशन हो। मेरे लिए अध्यात्म एक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें अगर अध्यात्म को फॉलो करता हूँ, जैसे मंत्र मेडिटेशन करता हूँ, तो वो हमारे मेरे लिए एक अपने सोशल लाइफ के अलावा या जो भी प्रैक्टिकल लाइफ होगी, जो भी हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर जो भी जहां मैं जाता हूँ, उसको मैं मुझे बैलेंस करने में एक बहुत सहायता मिलती है। इसलिए मेरे लिए अध्यात्म एक वे ऑफ लाइफ है। जब भी मैं डिप्रेशन या कुछ भी लो फील करता हूँ, तो फिर चैंटिंग के माध्यम से, डिफरेंट स्पिरिचुअल माध्यम से अपने आप को रिफ्रेश करने का कोशिश करता हूँ। हो सकता है किसी के लिए तो क्या अध्यात्म आपको कुछ और लगता है चीज हो। कि हाँ, बोलिए बोलिए। हो सकता है अध्यात्म किसी और के लिए कुछ और मायने रखेगा, लेकिन मेरे लिए सर एक वे ऑफ लाइफ है मेरे लिए अध्यात्म। तो इस लाइफ से आप क्या सीखते हैं फिर? सर इस लाइफ से मैं सीखता हूँ किसी अप्स एंड डाउन्स में। जैसे भगवत गीता के 2.2 दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग और विंटर आते जाते रहते हैं, लेकिन अपना कर्म स्प्रिंग और विंटर के बाद भी अपना कर्म हमेशा करता रहना चाहिए। तो मैं अध्यात्म से कोशिश करता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे जिंदगी में, लेकिन अपने कर्म हमेशा करते रहना है। हो सकता है कि कभी मेरी जिंदगी में एज अ कहीं भी काम करें, हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अपना जो गोल है उसको अचीव करते हुए बस अपने पथ पे चलना रहता है। वो हमें एक वे ऑफ लाइफ का एक वे दिखाता है कि किसी भी अप एंड डाउन में बस चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए सर। अच्छा, ठीक है। तो मोक्ष क्या होता है आपके लिए? आपके लिए मोक्ष क्या है? अलग अलग धर्म में मोक्ष का अलग अलग डेफिनेशन बनाए गए हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष का मतलब है कि जब आदमी अपने शरीर को छोड़ता है तो भगवत धाम में जाता है, तो उसे मोक्ष प्रदान करते हैं जब वो भगवान का एसोसिएट्स बन जाता है। तो आपके लिए मोक्ष क्या है फिर? मैं अभी इस बात पे अभी नहीं कुछ सोचता हूँ सर। मैंने कभी इस बारे में अभी नहीं सोचा। मैं अभी अभी जो भी अभी प्रेजेंट में भी रहना चाहता हूँ, अपने कर्म भी करने के लिए सोच रहा हूँ, और ये मोक्ष के बारे में ये मैंने तो अभी कर्म तो आप कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा मेरा सवाल ये है कि मोक्ष आना नहीं है कि हम जाना वहाँ नहीं है मोक्ष में। मेरा सवाल है कि मोक्ष क्या समझते क्या है? हम वहाँ गए न गए वो मेरा सवाल में नहीं है। मैंने सर जी सर, मोक्ष का वही है कि मरने के बाद जब अपने शरीर को आत्मा जब निकलती है, तो अलग अलग उनके कर्म के अनुसार आदमी को मोक्ष मिलता है। कोई किसी योनि में जन्म लेता है, कोई किसी योनि में जन्म लेता है। तो मोक्ष एक अपने कर्मों के अनुसार भगवान अलग अलग आदमी को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो एक अगर जो मोक्ष की बात करें तो एक हायर ऑर्डर में देखा जाए तो वो भगवान के, अगर मोक्ष प्राप्ति के बाद ग्रंथों में बताया जाता है, को भगवान के एसोसिएट्स बन जाते हैं। अगर मोक्ष प्राप्ति होती है तो फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। अच्छा, ओके। तो ऐसे हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, हम लोग जैसे भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने के कितने माध्यम हो सकते हैं? भगवान ने भक्ति का अलग अलग 9 माध्यम बताया है कि हम लोग भगवान के हम्म, अलग अलग नवधा भक्ति बताया गया है। मैं 9 भक्ति तो नहीं मतलब पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ भक्त जैसे भगवान के हम लोग सेवक रह के भक्ति कर सकते हैं। भगवान का सखा बन के, जैसे सेवक के रूप में भगवान के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी को बताया जाता है। सखा के रूप में अर्जुन का नाम लिया जाता है।
साक्ष्य रूप में राधा जी का नाम लिया जाता है। तो नवधा भक्ति भगवान ने भगवत गीता में बताया कि 9 तरह से हम लोग भक्ति कर सकते हैं भगवान का। ओके। ओके, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी। तो अभी आप प्रॉपरली कहाँ के हैं, झारखंड के हैं या दिल्ली के ही हैं प्रॉपरली? नहीं सर, मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से हैं। तो बिहार और झारखंड में क्या अंतर पाते हैं? यहाँ के समाज, यहाँ के परिस्थितियों में कुछ अंतर है? अंतर है कुछ। मैं अगर जो बेसिक अंतर मैं देखता हूँ तो फिर बहुत कुछ सिमिलरिटी भी है सर, क्योंकि बिहार झारखंड 2000 में बिहार से ही अलग हुआ है। तो मोर और लेस बहुत सारे सोसाइटी के जो लोग हैं और बहुत सारी समस्या, उसमें से कॉमन समस्या है आज भी झारखंड और बिहार की, जिसमें से अब हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या को मैं देखता हूँ कि आज वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है और झारखंड में भी है। गरीबी रेखा हम्म। से वहाँ के लोग भी जूझ रहे हैं और यहाँ भी जूझ रहे हैं। और दोनों लोग गवर्नमेंट ने अलग अलग अपने उद्देश्य में अलग अलग काम किया है, जिसमें अभी मैं मानता हूँ कि झारखंड अभी विगत जो भी अलग होने के बाद बहुत अच्छा कुछ कुछ फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं झारखंड सरकार ने। जैसे कहाँ अच्छा काम किया है जहाँ पर बिहार नहीं पहुंच पाया है? सर मैं दो तीन स्केल अगर जो दिखाऊं तो फिर अगर जो लिटरेसी रेट की बात करें पर्टिकुलर, तो सर लगभग हम्म। लगभग बिहार की लिटरेसी रेट 62% है और झारखंड की लिटरेसी रेट 66% है। और महिलाओं की लिटरेसी भी हम्म। साक्षरता बिहार से काफी ज्यादा है सर। 71% के लगभग महिलाओं की हम्म। साक्षरता बिहार में है, तो लगभग 76% की झारखंड में है। और पुरुष की भी साक्षरता दर काफी अच्छी है। फिर सेक्स रेशियो की बात हम्म। करते हैं तो सर बिहार काफी लैग करता है। लगभग 918 के लगभग सेक्स रेशियो बिहार में है, जबकि 943 की लगभग झारखंड में है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी झारखंड का काफी अच्छा है। और फिर अगर हम्म। अभी हाल फिलहाल में सर पिछले साल स्वच्छता रैंकिंग भी आई थी, तो उसमें बिहार काफी नीचे पायदान पे है और झारखंड का पोजीशन दूसरा स्थान रखता है। तो और बहुत सारे सोशल मुझे इंडिकेटर्स लगता हैं है कि जिसमें सब भी। चीज तो अपने आप हो गया, इसमें कुछ हमारा कोई इसमें मतलब झारखंड सरकार ने कुछ खास अचीवमेंट तो हासिल किया नहीं। ये तो बस आप एक दूसरा है, एक आपके पीछे में बिहार है, तो जी आप पीछे से आगे आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। सर, एजुकेशन के लिटरेसी रेट में बिहार अभी भी काफी लैग करता है। और हमें लगता है कि सोशल इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हुआ है झारखंड में, जिसके कारण लिटरेसी रेट बढ़ना काफी अच्छा, मेरे समझ से मेरा अच्छा माना जाता है सर। ओके। और कोई समस्या है झारखंड में, स्पेशली फॉर झारखंड, जो बिहार में नहीं है? विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो सर जॉब की बात करें तो फिर अभी जॉब देने के सक्षम में अभी बिहार थोड़े से कम माना जा रहा है। उसके कुछ अपने अपने रीजंस हैं। और विगत 2 या 3 वर्षों में जॉब की बात करें तो बिहार सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अच्छा। तो जैसे कि झारखंड को अगर आप आना चाहते हैं झारखंड में, तो आपकी तरफ से ऐसा क्या आप करेंगे झारखंड में आने में और सिविल सेवा ज्वाइन करने के बाद? आपके लिए क्या सर रहेगा प्राथमिकता के रूप में? मेरी सर प्रायोरिटी, अगर बीइंग ए सिविल सर्वेंट, प्रायोरिटी दो रहेगी। एक एजुकेशन सेक्टर और दूसरा हेल्थ सेक्टर रहेगा सर। एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं आता हूं तो मैं सर बृहत रूप में तीन अपने डिपार्टमेंट को अपना जो कार्य शैली होगी उसको तीन क्षेत्र में बांटना चाहूंगा सर। एक तो हम्म। प्राथमिक लेवल पे मैंने अभी अपने भोपाल में जहाँ जिस सोसाइटी से एसोसिएट हूँ, तो मैंने थोड़ा एजुकेशन पे वर्क किया है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूंगा। तो मैं वहाँ के एग्जाम्पल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सर। तो मैं हम्म। वहाँ के कुछ कुछ स्कूल से एसोसिएट हूँ। और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो मिड डे मील स्कीम चलती है सर, मिड डे मील स्कीम वहाँ पे कुछ एनजीओज को उन्होंने दे रखा है, जैसे प्योर फॉर लाइफ और अक्षय पात्रा हम्म। फाउंडेशन। तो हम्म। मैंने पहले भी वहाँ पे देखा था कि मिड डे मील स्कीम में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रिंसिपल और डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उनका भोजन प्रिपेयर करने में और बच्चों को भोजन देने में लग जाता है। तो एक तो वहाँ पे डिले हो जाता है। तो जो जो पढ़ाई की चीज होती हैं वो डिले हो जाती हैं, और एक करप्शन का भी चांसेस रहता है। तो मैं सबसे पहले हम्म। कोशिश करूंगा किसी एनजीओ से एफिलिएशन करके मिड डे मील स्कीम को किसी एनजीओ के थ्रू करवाऊंगा और इंश्योर करूंगा कि ये प्रॉपर फूड मिले, जिससे
बच्चों का एनरोलमेंट रेट ज़्यादा पर है। दूसरी बात करूँगा मैं सर, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाऊँगा, जो कि अलग-अलग 5th या 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत करूँगा, जिससे बच्चे 5th 6th क्लास से अलग-अलग ट्रेनिंग ले सकें, स्किल्स अपने स्किल्स को अपडेट करें। कुछ दिन पहले सर मैंने झारखंड के पेपर में पढ़ा था कि जमशेदपुर में एक जो टिस्को कंपनी है, वो अपने सीएसआर एक्टिविटीज में बच्चों के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। तो मैं कोशिश करूंगा सीएसआर इनिशिएटिव के थ्रू अपने जो भी एनजीओज हैं या फिर अलग अलग कंपनीज हैं, उसको कोशिश करूंगा अपने साथ जोड़ने के लिए कि वही बच्चे के लिए कुछ आके अपना योगदान करें। और फोर्थ मैं कोशिश करूंगा जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, जैसे तेजस्वी योजना चल रही है, उड़ान योजना चल रही है, उसको मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा अच्छे स्किल से इम्प्लीमेंटेशन करवाने की सर। ठीक है, अच्छा है। सो मतलब आपके हिसाब से झारखंड की समस्याओं में आपके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये सर्वोपरि रहेंगे, राइट? जी सर, ये सर मेरे लिए सर यही रहे। और झारखंड में और किस समस्या है अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ एंड एजुकेशन इश्यूज? सर एक एम्प्लॉयमेंट, शुरू में बताया था, एम्प्लॉयमेंट समस्या है काफी, वो हम्म। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है सर, उसकी भी एक समस्या बनी हुई है। अच्छा, हाल ही में आपने एक वर्ड सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जी सर। इस बारे में कुछ बताइए। डेमोग्राफिक डिविडेंड से तात्पर्य है कि एक ऐसा पॉपुलेशन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, जो कि मैक्सिमम अगर जो देखा जाए तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसके रेशियो चलते हैं। इंडिया में 18 से लेके 59 या 60 के लगभग डेमो जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं, जो कि हम्म। कंट्री के डेवलपमेंट में काफी अपना योगदान देते हैं। और इंडिया में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो ये काफी पॉजिटिव है। इसके वर्किंग एज पॉपुलेशन जो यहाँ पे है सर काफी ज्यादा है। तो एक हाई चांस है कि अगर जो इसको अच्छे से अचीव कर लिया जाए, इसको एक अलग डायरेक्शन दे दिया जाए, तो डेवलपमेंट अचीव कर इंडिया की जो एम्बिशन है उसमें काफी मदद मिलेगी सर। तो इसमें चुनौतियां क्या है भारत को अचीव, आपने कहा अचीव कर सकता है, जी तो सर। हमारे संबंध में क्या चुनौतियां हैं इसको अचीव करने में? सर इसमें चुनौतियां दो तीन, मेरे मानना है कि उसमें दो तीन चुनौतियां हैं। सबसे ज्यादा एक स्किल, जो कि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट सोशल हेल्प ग्रुप्स। तो मेरा मानना है कि इसको और भी बृहद स्केल पे स्किल को किया जाए, और इसके एक अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ इसको एक मिशन के तौर पे देखा जाए कि स्किल देने के साथ साथ लोग कहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं, उसको भी एक इंश्योर किया जाए कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। दूसरी बात है कि सर एक ड्रग्स की समस्या काफी अलग अलग है। अभी झारखंड में भी एक ड्रग सिंडिकेट पकड़ाया गया है सर, और पंजाब में और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में आजकल ड्रग्स की समस्या है। तो मेरा मानना है कि सर युवाओं को एक अलग वे में उनको अलग अवेयर करके एक इस ड्रग्स में ना जाके अगर वो ड्रग्स के माध्यम चले गए, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा सोसाइटी के लिए। तो एक ड्रग्स की समस्या को निजात पाने के लिए भी एक अवेयर करना पड़ेगा, और इसे निजात पाने के लिए सरकार को और सिविल सोसाइटी को भी आना होगा कि ताकि सोशल अवेयरनेस बने रहे, युवा उस माध्यम में ना चला जाए। और तो तीसरी ये लोग बात, समाज में लोग ड्रग्स क्यों मांग रहे हैं? समाज में जो लोग, जो युवा वर्ग है, वो ड्रग्स के लिए क्यों ऐसा मतलब आकर्षित हो रहा है ड्रग्स को लेने के लिए? ऐसा क्या कारण है? सर मैंने मैंने अपने कॉलेज लेवल पे अपने डीवाइस प्रोग्राम में इस समस्या से मैं बिल्कुल आ, सामने सामने देख रखा हूँ। तो मेरा मानना है कि जैसे मैंने अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना डीवाई सेशन देता हूँ, डिस्कवर योर सेल्फ। हम्म। तो इंजीनियरिंग कॉलेज हम्म। में मेनली सर ड्रग्स और जो सिगरेट लेते हैं वो किसी सीनियर के, मैं अभी इसमें बहुत इशू से काफी वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने अभी कुछ चीजें फॉलो की है और बहुत बच्चे को इसमें निकलते भी देखा है कि इससे ड्रग समस्या से निकले भी हैं वो, और भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने जब उनसे इंटरेक्शन किया तो फिर उनका मानना था कि एज ए फैशन उन्होंने सिगरेट लेना शुरू किया। जैसे कल्चर, इंजीनियरिंग कॉलेज में कल्चर है कि बस ये चिल करने का एक माध्यम है ड्रग सिगरेट, और धीरे धीरे ये चिल करने का माध्यम आगे चल के विकराल रूप ले लेता है, और वो कब इस समस्या में पूरी तरह संलिप्त हो जाते उन्हें पता नहीं चलता है। तो एक माहौल, पॉजिटिव माहौल, कुछ ही लोग फॉलो करते हैं और उसका इम्प्लीकेशन धीरे धीरे लोग उसमें फॉलो करने लगते हैं।
तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और एक अच्छे से पुलिसिंग हो जाए तो फिर इस समस्या को निजात किया जा सकता है सर। कहीं न कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी रहेगी। जी सर, मैं मानता हूँ एक सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी योगदान है। ऐसा क्या है सोशल मीडिया में जो आज का युवा वर्ग उसको प्रभावित होता है? सर आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे सब जो भी यूथ हैं उनमें रील्स में काफ़ी टाइम व्यस्त करते हैं। तो रील्स के तो रील्स माध्यम से का ये अलग चलन क्यों बढ़ रहा है? रील्स मतलब ऐसा क्या है सोशल मीडिया में जो यूथ्स या जो भी युवा वर्ग है वो रील्स देख रहा है या रील्स की चलन बढ़ी क्यों? पहली बात तो। सर रील्स की अगर जो मैं इसमें मानता हूँ कि इंटरनेट का भी बहुत बड़ा योगदान, इंटरनेट का भी जो मैं देखा जाऊँ तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव यूज बहुत है। और जो बच्चे अगर जो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इस चीज को लोग समझते हैं कि हमें अपने स्टडी पे फोकस करना है, किसी चीज पे फोकस करना है। अगर बच्चे फोकस नहीं कर पाते वो अपना मैक्सिमम टाइम्स रील में देखते हैं और अलग चीजें, एनोइंग चीज देखते हैं, जिससे वो काफी उनका भटका होता है सर। रील्स क्या है मतलब रील्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये? रील्स तो एक सर मुश्किल से 10 से विद इन 20 से 30 सेकेंड, और कह सकते हैं कि विद इन 60 सेकेंड्स का कोई वीडियो होता है अलग अलग चीजों पे। हुँ, अच्छे भी इसमें रील्स अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे रील्स भी होते हैं, तो उसमें हुँ। लोग बच्चा कम टाइम में लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके रील्स देखना शुरू करते हैं और उसमें संलिप्त ज्यादा हो जाते हैं सर। मतलब कहीं न कहीं ये एक तरह से नशा है। कह सकते हैं सर। तो रील्स के द्वारा भी मतलब आज का युवा वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है। काफी काफी सर, मेरा तो मानना है कहीं कि न कहीं बहुत। जैसे आपने जो इतना जो अध्यात्म की बात की, इतना जो आपने जो ध्यान की बात की, जैसे तो ये सब मामलों में आपका कोई रोल रहेगा कि आप समाज को इसके द्वारा लोगों को अच्छा माहौल दे सकें, अध्यात्म के माध्यम से? मेरा सर मानना है कि मैं अभी अपने जो भी कॉलेज में वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आज के डेट में मैं देखा जाए तो फिर मैं दो चीजों पे हाँ, काम बोलिए, करना बोलिए, चाहूंगा। बोलिए। दो चीजों पे अभी सर तक मैं मतलब काम शुरू कर। नहीं किया है आपने? जी सर, मेरा मेरा मानना है कि अगर जो स्टूडेंट को एक सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस दे दिया जाए कि रील्स से अलावे भी एक एंजॉयमेंट का एक अलग साधन हो सकता है, जैसे मंत्र मेडिटेशन अगर जो करें या फिर कुछ सोशल प्रोग्राम में इंगेज हो जाएं तो वो एक हायर टेस्ट देगा। रील क्यों जाते हैं, रील बच्चे जाते हैं उनको एंजॉयमेंट के लिए। अगर उनको एक इससे अच्छा बेहतर एंजॉयमेंट का साधन मिल जाए तो मुझे मेरा मानना है कि रील्स बच्चे छोड़ देंगे सर। और मैं कोशिश करता हूँ मंत्र से डिफरेंट। क्या है मतलब आज का जो युवा वर्ग है वो मंत्र क्यों पढ़े, वो मंत्र क्यों सुने? सर अगर मंत्र ना पढ़े तो फिर। एक तरफ जहाँ पर ग्लैमर है, जहाँ आपने बात कहा रील्स के बारे में, जहाँ पर रील्स है, जहाँ यूट्यूब है, जहाँ फेसबुक है, और इस तरफ आपका पास ध्यान है, योग है, जो थोड़ा सा बोरिंग भी है कहीं ना कहीं। हम्म। तो ऐसे में आप कैसे करेंगे कि बच्चा या युवा वर्ग रील छोड़ करके आपका योग साधना करे? मेरा मैं इसी अपने फर्स्ट सेशन में ही सर, अपना जो डीवाई सेशन मेरा 8 8 लेक्चर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट सेशन में बच्चों को यही सिखाता हूँ कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू ऑफ लाइफ। मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने काफी एडवांसमेंट कर ली है, फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस में आज हम लोग मून तक चले गए, डिफरेंट डिफरेंट एंगेजमेंट से टेक्नोलॉजी कर लिया। लेकिन फिर भी आज के डेट में सर बहुत सारे सोशल इविल्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? डाइवोर्स हो रहे हैं, मैरिज मैरिज लाइफ लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने हम्म। डीवाई सेशन में कोशिश करता हूँ कि उनको एक बैलेंस वे ऑफ लाइफ दिया जाए, और उसमें काफी बच्चे अच्छे एंगेज भी हो रहे हैं। आज मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरी सोशल ग्रुपिंग है, जो इंस्पायर क्लब है, हम्म। इसमें अलग अलग बच्चे आज काम कर रहे हैं। कोई कॉर्पोरेट लाइफ में है, कोई अभी अलग अलग लेवल पे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में एसडीएम भी बने हुए हैं। तो वो सोशल अवेयरनेस का काम अच्छे से कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये काफी कम छोटे ही बच्चे हैं, लेकिन ये काफी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और सर एक और मैं अभी हाल फिलहाल में बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा एक प्रोग्राम डीवाई सेशन भोपाल पुलिस में भी, पुलिस के अधिकारी ने भी इसको सराहा है। और वहाँ पे मैं हम लोग कैदी के पास में भी डीवाई सेशन करते हैं, और वो भी उनको कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जुड़े, अच्छे कर्म में जुड़े। तो हम्म। मैं अच्छा काम
करने का स्कोप है सर, अगर जो हम लोग सही वे में अगर इनको आगे लेके चलें तो सर। अच्छा, ठीक है। आपने भोपाल से पढ़ाई करी है ना, इंजीनियरिंग आपने भोपाल से की है ना? जी सर। तो कौन सा स्ट्रीम में किया आपने इंजीनियरिंग? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके। तो अभी जैसे आपने सुना होगा नाम चैट जीपीटी का, जी सर। ये क्या होता है? सर एक चैट चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है सर, जिसमें हम लोग अगर हम्म। किसी भी चीज को उसको पूछते हैं, जैसे हाउ टू कुक अ फूड, तो एक पूरा रेसिपी क्रिएट करके देता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके थ्रू से हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एक उसका प्रॉपर एक आंसर दे पाता है काफी कम टाइम में सर। ये कौन सा स्किल है, ये कौन सी आर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसमें होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हाउ इट वर्क्स? सर इसका वर्किंग, मैं मेरा मानना मेरा कहना है कि जैसे गूगल में भी हम लोग सेम चीज टाइप कर सकते हैं, लेकिन गूगल में एक स्कैटर्ड वे ऑफ नॉलेज मिल जाता है कि एक सीक्वेंस में नहीं। एक ये इसमें सीक्वेंशियल काम करता है कि जो भी चीजें पूछते हैं एक सीक्वेंस में सारे आंसर्स एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। तो ये आने वाले समय में खतरा है समाज के लिए या नहीं? मैं जहां तक समझता हूँ सर, एक समाज के लिए एक एक सही डायरेक्शन दे सकता है चैट जीपीटी। इसमें तो खतरा पूरा के फॉल मामले। कि आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओवरऑल जो एआई है, जो मार्केट में मेन तो एआई ही रह गया ना, जैसे आप बता रहे हैं। जी चैट जी जीपीटी तो बस एक माध्यम बना, मेन तो हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यस। एआई के आने से हमारा जो सोचने का तरीका है, जो जीवन की शैली है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? सर सबसे पहले तो अगर जो एआई का माध्यम अगर ज्यादा यूज होने लगे तो फिर एक जॉब की संभावना हो सकती है आगे चल के। एक कम बच्चों को जॉब मिल रहा है, जो स्किल रहेंगे वही बच जाएंगे, और जॉब की समस्या क्या काफी रही। जैसे आजकल में एआई का माध्यम से जो भी पहले लोग कोडिंग वगैरह करते थे, जावा और सी सी प्लस प्लस पे कोडिंग करते, तो एआई के माध्यम से अब ये कोडिंग काफी इजी हो गया है। और किसी किसी भी चीज का कोई प्रोग्राम बनाना हो तो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसका क्या प्रोग्रामिंग होगा, और उन्हें प्रोग्राम इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इससे जॉब की समस्या आगे चल के बन सकती है सर। अच्छा, आजकल जो ये टर्म आ रहा है सोशल मीडिया में, मेटा एड्स, सुने होंगे आप? मेटा एड्स आता है, ये मेटा टर्म क्या है? सर मेटा गूगल, सॉरी, फेसबुक का एक टर्म है सर। पहले फेसबुक हुआ करता था और फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया सर। तो मेटा का कुछ खास ऑब्जेक्टिव है या कुछ खास उसका टेक्निक है ऐड करने का? सर अलग अलग सारे आज के डेट में अब अलग अलग कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक, मेटा भी अपने एआई टूल्स पे काम कर रही है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने टूल्स, एआई टूल्स बनाएं ताकि वो मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहें। तो हम्म। मेटा भी इसी काम पे आगे चल रही है, वो एआई टूल्स पे वर्क कर रही है, अलग अलग टूल्स पे। अच्छा। अच्छा, ये आपने जो इंजीनियरिंग पढ़ाई की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ओम्स लॉ कुछ पता है ओम्स लॉ के बारे में? जी सर। बताइए। ओम्स लॉ ओम्स लॉ का ओम्स लॉ कहता है कि जैसे किसी चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करती है तो वो प्रोपोर्शनल होती है आई और आर की, करंट और रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। V हम्म। इक्वल टू आई और V इक्वल टू आई आर। और हम्म। करंट के जैसे तो जैसे ये जो हम आई लोग और आर वोल्टेज, क्या है? V वोल्टेज हुआ सर, आई करंट हुआ और R रेसिस्टेंस हुआ सर। अच्छा, इसका और भी कोई मतलब निकल के आता है? ओम्स लॉ हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है ओम्स लॉ का? सर ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग वेरिएशन करते हैं। अगर रेसिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस है, उसमें क्या वोल्टेज की क्या फ्लक्चुएशन होगी, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वोल्टेज कम होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फिर उसमें सर अ, सहायता मिल सकती है। रेसिस्टेंस में अगर से कोई ज्यादा रेसिस्टेंस है उसमें कितना वोल्टेज देंगे उसके काम करने ओके। में। अच्छा, हम लोग, हमारा जो इंडिया है, जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं बाहर से, तो आपको क्या पता है कितने तरह के होते हैं क्रूड ऑयल्स? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, आपका ये अभी तक जो आपने जो अनुभव किया, तो क्या लगा आपको? अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? पता नहीं सर, वो मैं समझ नहीं पाया सर आपकी बात को। नहीं, अभी तक जो हम लोगों ने जो बातें की अभी, है ना, पिछले लगभग 30 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो अभी तक आपका जो अनुभव रहा वो क्या रहा? क्या आपको लग रहा है माइंड में? अच्छा फील कर रहे हैं, या अभी भी तनाव में है, या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं सर, तनाव में नहीं हूँ सर मैं। तनाव में नहीं है। नहीं। नहीं, देखिए अभी जैसे क्या होता है ना, जैसे अभी तक जो हम लोग बात किए 30 मिनट्स में, तो अभी तक आप नॉर्मल साउंड नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ सर, अभी कोशिश तक जो करूँगा। आपका जो जो माइंड है या जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अभी आपका बॉडी और माइंड काफी स्टिफ है ना? तो ये शायद फर्स्ट टाइम है, मान लीजिए ये हम हमारा आपका फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रहा है, और आप काफी दिन से वेट कर रहे हैं। आपका जो भी रहा होगा बैकग्राउंड काफी तनाव भरा रहा होगा, है ना? तो इस कारण से अभी तक आप नॉर्मल, मतलब नॉर्मल में आप नहीं आ पाए। और जी इंटरव्यू बोर्ड में जब भी आप जाएंगे, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, तो आप में इस तरह से चलेंगे, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं लेके जाएगा। ठीक जी है? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप जो भी जॉब भी कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी है, आपका स्पिरिचुअलिटी भी करते हैं, आप ध्यान योग भी करते हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को आमतौर पे एक चेहरे पे ग्लोइंग आना चाहिए, या फिर एक चेहरे पे शांति भाव आना चाहिए। तो आपका स्पिरिचुअलिटी करने के साथ भी आपके चेहरे पे जो हाव भाव है, आपकी जो जो जेस्चर्स है, जो भंगिमा है, वो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। समझे? तो हाँ पहली सर। बात तो जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आप करके आए हुए हैं, उससे आपको फेथ होना चाहिए अपने ऊपर, पहली बात। अभी जी तक जो आप जो बोले, जैसे भी बोले आप अच्छा बोले, लेकिन जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं, जो एक भाव आना चाहिए आपके हिसाब से, आपके तरीके के लोगों की तरफ से, वो ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ठीक है? उसको वर्क करेंगे और सर। दूसरी बात ये है, जैसे जो आप, हाँ, जो भी आप बात कर रहे हैं, बस आप लंबा जा रहे हैं। मैंने हर बात पे मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा, मतलब मेरा ऐसे विचार है ना? तो बात को आप बहुत लंबा बोल रहे हैं। तो जी इससे शायद ये होगा कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बोर हो जाए। तुरंत मुद्दे पे आएंगे, या जल्दी आएंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी आएंगे, तो थोड़ा सा मतलब जल्दी लैपली चला जाएगा मामला। जी सर। ठीक है? जी सर। तो जैसे पहला जो हमारा जो ये रहा, पहले बात तो आप ध्यान कर रहे हैं, है ना, माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा आप शाम शाम को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए। मॉर्निंग में आप भले ध्यान करते होंगे, ठीक है, वो ध्यान एक अच्छी चीज है, बट अभी आप जिस एज में हैं, और आपका जो भी आपका टेम्परमेंट है काम करने का, तो थोड़ा सा हम सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा शाम को वॉकिंग कीजिए। मतलब फिजिकल को थोड़ा सा बढ़ाइए, माइंड पर तो आप काम कर ही रहे हैं, तो बाकी ज्यादा सब तो माइंड का ही काम है। लेकिन जो बॉडी को चाहिए हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं ना, तो अभी आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स नहीं है। तो उससे आपके पास नॉलेज होते हुए भी जो दिख रहा है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है? तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप सुबह भले आप ध्यान करते हो, आप देखो जब भी आपको टाइम मिलता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो 30 मिनट्स का वॉक कीजिए, और खुद के सोच को अपने बॉडी पर लेके आइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका बॉडी फील कर रहा है। क्योंकि जब भी आप ध्यान करेंगे, आपको पता हो आपका बॉडी क्या फील कर रहा है। आप अगर शरीर या माइंड या बुद्धि, जो चेतना बोलते हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या वाइब्स आ रहे हैं। ठीक है? तो वाइब्स को आपको जब लेके आएंगे, ये तभी आएगा जब आप थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, फिजिकल बॉडी को मूवमेंट करेंगे। केवल ध्यान से ये इस एज में नहीं हो पाएगा। एक लंबे एज के बाद, जैसे आदमी को ओल्ड एज होता है, वो ध्यान करे तो ज्यादा वो खड़ी दिखता है। अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि बॉडी और माइंड दोनों को चलाना पड़ेगा। ठीक है? तो बॉडी आपको देगा हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स देगा, जो चलेगा बाय वॉकिंग। अभी जैसा नहीं बोले आप जिम जाइए, जिम जाना तो अभी ऑन स्पॉट सही नहीं है ना? लेकिन जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है, और भविष्य के लिए भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक हैबिट बनाइए वॉकिंग करने का, या कुछ खेल कूदने का, बैडमिंटन हो या रैकेट हो या क्रिकेट वगैरह हो, उस पर खेल कीजिए। क्योंकि अभी आपके ऊपर हावी हो रहा है, कुछ चीज आपके ऊपर हावी हो रही है। जी ठीक है? आपका जो नॉलेज है, आपका जो बैकग्राउंड आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो हर बात में आपका जो एटीट्यूड है वो दिख रहा है, आपको ये मालूम है ना? तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में एक कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ दिखता है एरोगेंस। ठीक है?
मेरे सवाल पूछने में आपको जो जवाब आ रहा है कहीं ना कहीं एरोगेंस दिख रहा है, एरोगेंस को कम करना पड़ेगा। और वो तभी आएगा जब आपका बॉडी हैप्पी फील करेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब कि आपका नेगेटिव स्टेज है ये, कि सब कुछ जानते हुए भी आपके पास जॉब है, सब कुछ है, फिर भी आपका जो माइंड है वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो पहला बात ये हुआ। दूसरी बात ये हुआ कि आप सवाल पे तुरंत जंप कर जा रहे हैं। कुछ टॉपिक पे जैसे मैंने पूछा था तो आपका सवाल सुने नहीं ठीक से। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि जैसे अध्यात्म है उसका क्या बेनिफिट होगा समाज और इसमें, आपने कहीं कहीं पे चीजें को डाइवर्ट कर दी। तो पहले आप टॉपिक को सुनिए कि हमने क्या पूछा है। जैसे कि भगवान है ना, तो भगवान है, देवता है, ये सब आपने जो बोला अच्छा बोला, लेकिन उसमें बहुत सारे डिप चले गए। 3 तरह के होते हैं, 9 तरह के भगवान होते हैं, वैसा वैसा जो भक्ति जो मैंने बात किया था। तो ट्राई टू बी सिंपल। आपको ज्यादा ज्यादा जानकारी होगा वो अच्छी बात है, बट उसको आप ऐसा ऐसा शो कीजिए कि आप जो बोले वो ढंग से बोले, लंबा न जाए। समझ रहे मेरी बात को? जानकारी आपके पास है, उसको सटीक बना दीजिए। जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, उसको अच्छा लगे या उसको समझ में आए बात कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी बातें वो समझ नहीं पाएगा जितना आप बोलना चाह रहे हैं। उसको बस आपसे सुनना है कि आपको कितना क्रक्स आइडिया पता है, समरी पता है कि नहीं पता है। उतना डीप में तो जाएगा भी नहीं, है ना। तो कहीं कहीं पर आपका जो जवाब हुआ वो थोड़ा सा जंपिंग चला गया टॉपिक से, तो कहीं कहीं पे आप डाइवर्ट हुए, थोड़ा सा लंबा लंबा आंसर आप जो देना चाह रहे हैं उस पर कम करना पड़ेगा। तो हर सवाल में मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, तो बोलना सही नहीं है। जो आपका मानना है आप मन में मानिए और टाइम दे दीजिए बस बोलने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? तो जो आपको पता है वो डायरेक्टली बोलिए। मुझे लगता है या बार बार आपको गेस करना वो सही नहीं। मुझे लगता है कि फिर आप सोच रहे हैं कुछ जो आपको नहीं पता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर जवाब देना ही करना है। ओके, सवाल का अगर जवाब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रोएक्टिव बोल दीजिए कि नहीं आता है। ओके, मान लीजिए जो मैं बोलता हूँ आमतौर पर कि 20-80 तक होना चाहिए रेशियो। ठीक है, 80% जो क्वेश्चन हैं आप उसको जवाब दीजिए। अगर 100 में से आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए 10 में से 8 का जवाब दीजिए, 2 का जवाब मत दीजिए। ओके, डोंट ट्राई टू एवरी आंसर क्वेश्चन, क्योंकि आपको जवाब आता है सब जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। गेस करना जरूरी नहीं है, अगर गेस करना भी है तो पूछ के गेस कीजिए कि भाई ये हमको नहीं मालूम है, बट अगर कहेंगे टाइम देंगे तो हम पूछ सकते हैं। खुद से गेस करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि झारखंड के बारे में जैसे बताया आपने, इसमें जैसे मैंने कहा कि झारखंड में और बिहार में अंतर क्या है। आपने पहले बताया कि दोनों में है ना। तो हमारा जो सवाल है अंतर क्या कर रहे थे, अब मुद्दे पे आते हैं कि बिहार में झारखंड में ये अंतर है। हमको उससे नहीं पता कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, ये कहाँ से बन के आया है झारखंड। क्योंकि आप अभी बिहार से हैं, बिहार से आएंगे यहाँ पर तो अंतर आपको दिखेगा यहाँ पर झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड की समस्या बिहार से अलग क्यों है, ये सवाल ज्यादा बनेगा। ऐसा बिहार में आप वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आना चाहते हैं, यहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप बिहार के हैं तो। ठीक है, तो झारखंड से स्पेसिफिक जो मुद्दे होंगे वो ज्यादा आपको काम करेगा। जैसे सरना का मामला है वो सब बोलते, ठीक है, सरना है, नक्सलवाद का मामला है, झारखंड के जो जंगल है वो कम हो रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं तो हाथी जो है वो शहर पे आ रहे हैं, हाथी का डेथ हो रहा है शहर में। ठीक है, तो पशु और मानव का जो संघर्ष है वो दिखता है झारखंड में। खनिज संपदा होते हुए भी झारखंड गरीब दिखता है। ठीक है, ये सब सारे मुद्दे जो आएंगे वो झारखंड से मुद्दे में। जो जनजातीय मुद्दे हैं, सरना कोड जैसे मैंने बताया, उस सब मुद्दे पे आपको मुद्दा बनेगा। तो सवाल पहले सुनिए कि क्या वो लोग पूछना चाहते हैं, आपका जो भाव है वो आना चाहिए। तो झारखंड से आप जुड़िए तो झारखंड के बारे में बात कीजिए, बिहार छोड़ दीजिए। उनको ये लगे कि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लिए आए हैं, वहां क्या था उसको वो नहीं पूछेंगे। तो ऐसा उनको दीजिए मौका कि वो झारखंड के बारे में सुन के आपसे खुश रहे। हाँ भाई, यहाँ का लड़का है, कमिटेड है फॉर झारखंड के लिए, तो उसको मौका देना चाहिए। कभी भी ये न लगे कि आप एरोगेंस में आ रहे हैं
और ज़्यादा जानते हैं और सॉरी नहीं होगा, ओके, तो दिक्कत होगी। तो ट्राई टू बी क्वाइट पोलाइट। ये सब आएगा तो भी अपने आप से आपका डेवलपमेंट बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा, अपना एक हैबिट में, एक रूटीन में थोड़ा सा लाइफ को चेंज कीजिए। ठीक है, ध्यान करते हुए थोड़ा सा बॉडी पे काम कीजिए, ओके, और थोड़ा सा लाइए पोलाइटनेस, ओके। और जो मुद्दा है झारखंड का, उसको समझिए, बिहार को छोड़ दीजिए। क्या अंतर है, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नक्सलवाद जैसे होगा, जो भी मुद्दे हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो भी नए नए स्कीम लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के लिए खास तौर से, उस पर ध्यान दीजिए। इतना जमीन, इतना सारा संपदा है, फिर भी गरीबी क्यों है झारखंड में? तो मानसिकता की समस्या है, या जो निवेशक लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जमीन का मामला है, उद्योग को यहाँ पर निवेश नहीं मिलता है। ठीक है, जो मामला है करप्शन का, है ना, वो सब भी आप बोल सकते हैं अगर चाहेंगे तो। राइट, इस सब मामलों पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अभी फिलहाल इस स्थिति में। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम में जैसे जो अभी विभाग सर रहेंगे, तो वो भी अब और दोबारा आपसे बात कर लेंगे, दोबारा एक ऐसा एक 1-to-1 सेशन करेंगे वो। ठीक है, तो फिर कुछ और चीजें आपको क्लियरिटी आएंगी थोड़ा। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा अपना मतलब चेहरे पे वो जो ग्लो मिसिंग है मेरे लिए, वो जरूरी है। ये आ जाएगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत सारा अनुभव है, आपका जॉब करने का भी और ध्यान करने का भी, तो वो हेल्प करेगा। पर सारा ध्यान ऊपर चला गया है, बॉडी पे आना चाहिए कुछ। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछिए तो, एनी मोर डाउट हो तो बताइए, आप जाना चाहते हो तो। सर सर मुझे झारखंड और बिहार से एक आउटलाइन चाहिए कि जैसे अब प्रीलिम्स के टाइम तो बहुत कुछ पढ़ा था, नदी नाला तालाब पर्व त्योहार बहुत कुछ है, अब सब कुछ भूलने का है, बहुत कुछ याद नहीं रह रहा है, तो उसको क्या जैसे करंट अफेयर्स तो जो जो आपने मुद्दा बताया वो तो प्रिपेयर हो करंट तो जाएगा। पहले करना पड़ेगा आपको। जी एक कोई करंट तो हो मैगजीन जाए। लेकर के ना, एक कोई मैगजीन लेकर के 2-4 महीने का जो भी न्यूज हुआ है झारखंड में, वो आप पढ़ लीजिए। कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे ना, क्या क्या न्यूज में आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, कोई नया स्कीम आया हो, कोई नया प्रॉब्लम आया हो, उसे आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक सर है, नया, मेरा कहना है कि सर नया चीज जो है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, लेकिन जो पुरानी चीजें जैसे स्टैटिक पोर्शन, जैसे नदी कौन सा कहाँ पे करता है, पर्व त्योहार क्या हुए, नदी उस वदी पे देखिए, नदी वदी छोटे तो एक छोटे बार, चीज। ये सब तो पूछना मुझे नहीं लगता कि सही होगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि ये तो याद है कभी नहीं है, सब फैक्ट्स है। ठीक है, तो फैक्ट्स के बारे में एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ठीक रहेगा कि झारखंड का जो जिला है, या जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, कहाँ कहाँ से मेल खाते हैं, उसका आसपास का बाउंड्री कौन कौन सा है, वो सब पूछ सकता है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि झारखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, क्या क्या कहाँ है, चौहदी कहाँ कहाँ घूमती है। ठीक है, कौन सा जिला बड़ा है छोटा है, कौन सा जिले में ज्यादा सेक्स रेशियो है, कहाँ ज्यादा गरीबी है। ठीक है, ये तो अभी भी मुझे भी ध्यान में नहीं आएगा ऑन द स्पॉट, अगर ध्यान में रहेगा तो होगा। एक बार उसको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो फैक्ट्स है वो तो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो आपको एक बार अगर ध्यान में रहेगा तो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, तो आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने पीटी दिखा है, मेंस दिखा है, तो एक बार में फ्लो आ जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू में मेन मुद्दा बनेगा वो है आपका सोचने का तरीका क्या है, कैसे कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, और कितना आप दिखते हैं कमिटेड फॉर झारखंड के लिए, वो ज्यादा बात होगी। अगर आपका सवाल जवाब जो पूछेंगे अगर आप नहीं बता पाएंगे अबाउट झारखंड के बारे में, तो वो दिक्कत है। तो कुछ भी आप भूल जाइए, बट ये जो एरिया है झारखंड के बारे में वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। इनके बारे में जो जो नया नया जो सीएम बन रहे हैं, ठीक है, चंपा सोरेन बने, फिर हट गए, फिर शिबू सोरेन, ये आपका जो हेमंत सोरेन बने हैं, जो बार बार जो तख्ता पलट हो रहा है ना, और जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम है या समाज में जो प्रॉब्लम है झारखंड के बारे में, वो सब पता होना चाहिए एटलीस्ट। अभी जो हुआ है बांग्लादेश में, जो विद्रोह हो रहा है, लोग यहाँ पर घुसपैठ करने वाले हैं, करने का ट्राई कर रहे हैं, तो सभी तो मामला है झारखंड के लिए। जी सर। ठीक है, वैसे हर मामला जिससे झारखंड को प्रभाव मिले या प्रभावित होगा वो आपको पता होना चाहिए, चाहे उसमें फैक्ट आए, कुछ कॉन्सेप्ट आए, कुछ आपका स्कीम्स आए, कुछ फॉरेन अफेयर्स का मामला आए, वो सब आए। जब आप पढ़ते रहेंगे तो थॉट्स आपको बनते चला जाएगा। मेरे सर मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ वहां पे, जैसे कुछ जैसे वाटरफॉल हो गया है उस टाइम, अगर जो कोई वाटरफॉल पूछ दिया अगर जो नहीं बता पाए तो हमारे देखिए लिए मैंने क्या नेगेटिव बोला हो जाए। कि आपको सब जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलना पड़ेगा।
अब जैसे फैक्ट है कि कौन सा फॉल कहाँ है, ध्यान में नहीं आ रहा है ऑन द स्पॉट, तो आप बोल सकते हैं सर मुझे तो अभी ध्यान में आ नहीं रहा है ऑन द स्पॉट, मैंने कहीं पढ़ा तो था जरूर, अभी फिलहाल ध्यान से मेरे नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो माहौल है उसमें मैं थोड़ा सा टेंस हूँ, बोल दीजिए साथ साथ, तनाव है, चिंता है, तो मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, तो वो लोग इसको मानेगा, हाँ भाई ठीक है, होता है ना प्रॉब्लम, सब है नहीं होता है। अब इंटरव्यू बोर्ड में 10 लोग बैठे हुए हैं और आप सवाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये तो बट नेचुरल सी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अपनी बात आप कह देंगे कि भाई अभी इस तनाव में हम याद नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल, सॉरी भी हो गया, आपका क्या माहौल है वही बता देंगे, तो फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर आप लोग खुद ही हेल्प करेंगे, फिर ठीक है भाई बंदा अभी नर्वस है, थोड़ा सा उसको काम करो, ठीक है, वो खुद ही आपको हेल्प करेगा, इंटरव्यू बोर्ड, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फैक्ट्स के लिए कोई बात नहीं है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए तो कोई इशू नहीं। लेकिन जो मेरा कंसर्न है आपके लिए खास तौर से वो ये है कि आपका जो भी मतलब कि है इमेज, तो थोड़ा सा ध्यान रख कर कीजिए, ठीक है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है उसको आप एक्सप्रेस कर दीजिए, बस ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, तो रखना है शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। और ये मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत मस्ट है, आप खुद ही फील करेंगे कि आप क्या फील करते हैं, ठीक है। बाकी एक आध दो दिन में फिर और जब सर रहेंगे अभी तो खैर वो धनबाद ब्रांच में गए होंगे, जब वहां से आएंगे तो फिर वो बात कर लेंगे एक बार और। सर एक और दो चीज और सर को मैं पूछ रहा हूँ। एक तो अगर जो हाँ बिहार से कंसर्न, तो बिहार का तो मैं न्यूज लगभग फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे अभी करंट वर्किंग भोपाल है, तो उससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वहाँ का, तो जो हाँ हैपनिंग भोपाल से पूछता है। भोपाल के बारे में क्या खास है, वहाँ का जो आपका अनुभव रहा है, जॉब 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 कर रहे हैं, जॉब करने में आपको क्या समस्या आ रही है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है ना, इस जॉब को करते हुए आप सिविल सर्विस आएंगे तो उसको क्या आप योगदान दे पाएंगे, सब मुद्दा बनता है ना, क्योंकि सर। इस प्रोफाइल से क्या फायदा मिलेगा आपको सिविल सेवा में आने के लिए। सर मेरा कहना है, भोपाल का मैं तो कोशिश करूँ, लेकिन उसका अब करंट हैपनिंग में क्या चल रहा है वो चीजें आप फॉलो कर पाना डेली भोपाल से नहीं मुश्किल पूछेगा, बट भोपाल बस पूछेगा कि है। आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, भोपाल हाँ। का हिस्ट्री क्या है वो पूछ सकता है, भोपाल का ठीक। क्या मतलब की खास चीज है भोपाल में, चाहे कोई डिश हो, कोई पहनावा हो, कोई खास शैली हो, वो सब पूछ सकते हैं। भोपाल में क्या खास चल रहा है वो नहीं पूछना, खास पूछेंगे यहाँ क्या चल रहा है, इन झारखंड के बारे में पूछना। ठीक। भोपाल इज नोन फॉर हिस्टोरिकल पर्पस, हिस्ट्री के लिए पूछ सकते हैं वो, क्या कितना जानते हैं वहाँ के बारे में, आपका जो कॉलेज है उसके बारे में पूछ सकते हैं, कॉलेज में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, कब से पढ़ा, ठीक है, वहाँ का अनुभव शेयर कीजिए, वो सब पूछ सकते हैं। बट भोपाल में क्या चल रहा है करंट अफेयर्स वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। ठीक है। और और पूछिए। प्रेफरेंस प्रेफरेंस के बारे में सर, वो आप डिस्कस करना था कि उसको कैसे, मतलब अब जैसे फर्स्ट है, प्रेफरेंस आपने क्या दिया है? पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, दूसरा पुलिस सर्विस है सर। हाँ ठीक है, तो इसमें ये लोग जैसे पूछते हैं ना, जैसे आपका जो एसडीएम बनना है मान लीजिए, तो एसडीएम आपकी प्राथमिकता पहले क्यों है, पुलिस सेवा क्यों नहीं? जी। तो इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि पुलिस सेवा में आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, आपका पहले प्रायोरिटी में एसडीएम क्यों है, या इसी सवाल को लोग घुमा के पूछेंगे आपको इसमें क्यों आना है सिविल सेवा में, सिविल सेवा में क्यों आना है, पहली बात तो आपने पढ़ा इंजीनियरिंग पढ़ाई किया आपने, ठीक है, आपका हॉबी ध्यान करना है, अध्यात्म की बात करनी है, तो अध्यात्म, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और फिर आपका सिविल सेवा, तीनों मेल नहीं खाते हैं, ठीक है ना, तो आपका पढ़ाई अलग है, आपका हॉबी अलग है और आपका गोल अलग है, तो इस तीनों को आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे ये बताइए, सवाल ऐसा बनेगा एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आपका जो फिलोसफी है वो अलग है, आपका जो नेचर है वो अलग है, और जहां आपको आना है वो अलग है, ठीक है। तो सिविल सेवा एक प्रैक्टिकल फील्ड है, एक सामाजिक फील्ड है, और आपका अनुभव है अध्यात्म का फील्ड का अनुभव है, तो अध्यात्म, इंजीनियरिंग और सामाजिक सेवा तीनों मेल कैसे खाए, और उसके बाद फिर आपका है प्रायोरिटी कि आप क्यों आना चाहते हैं एसडीएम के बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसडीएम बनना हो या सिविल सेवा की बात करनी हो, तो मोटिव क्या है, मोटिव है कि आपको जैसे किसी को भी समाज में क्या चाहिए, जैसे समाज में आपको प्रतिष्ठा है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, आपका एक वैल्यू हो समाज में आप कंट्रीब्यूट कर पाए,
ये वैल्यू होती है जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं सिविल सेवा में, ठीक है। तो आपका जो भी फील्ड रहा है, इंजीनियरिंग का हो, अध्यात्म वगैरह का हो, उसमें समाज को नहीं मिला है, समाज के लिए फायदा नहीं हुआ आपके हिसाब से। और अगर आपने समाज को दिया भी है मान लीजिए, तो समय आपको वैल्यू करेगा नहीं, ठीक है। अगर आपके सामने एक आईएएस अधिकारी बैठा रहे, एक आपका टीचर बैठा रहे, ओके, टीचर भी है, एक इंसान टीचर है, एक आपका सामने अधिकारी है, आप किसको सम्मान ज्यादा देंगे? बाय नेचुरली वो मिलेगा, आईएएस अधिकारी को मिलेगा, कंपेयर टू टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब क्यों हुआ? तो जब आप खुद ही किसी को उतना नहीं दे रहे हैं वैल्यू, तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि समाज में आपको वैल्यू देगा? ठीक है। तो सिविल सेवा में जो भी लोग आ रहे हैं, भले वो जो भी बात करें, उनको पहला मोटिव है समाज में प्रतिष्ठा, जहां पर आप अपने पावर का यूज कर सकें, ओके। अगर पावर दिखाना है, पावर का यूज करना है, तो पावर चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो सिस्टम में आता है वो है सिविल सेवा। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा है, लेकिन आगे हर एक गवर्नमेंट जॉब में सिविल सेवा की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर अब मान लीजिए आपने किया है ग्रेजुएशन सपोज, अब ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास दो चॉइस है, या तो आप बनिए क्लर्क या आप बनिए अधिकारी। ये ना होता है किसी भी एग्जाम के लिए जो मेन क्या रिक्वायरमेंट, आपका ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट बन चुके हैं, अब आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, तो अब आपके ऊपर है आप अपना जो एम को कहाँ पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो जवाब ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें आपको यूज करना पड़ेगा काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, ओके। तो कहीं ना कहीं आपका जैसे गांधीयन थॉट्स है उसको लेके चलिए, एथिकल थॉट्स है उसको लेके चलिए अपने थॉट्स में, ओके। तो कहीं ना कहीं गांधी, कहीं ना कहीं आपका संविधान, आपका अपना जो एथिकल वैल्यूज है उसको आप लेके चलिए अपने जवाब देने के लिए। सर इसको हमने इस तरह से प्रिपेयर किया है, उसको बता सकता है आपसे, हाँ एक बार बोलिए क्लियर कर बोलिए। सकते हैं? ऐसा मैंने इसको प्रिपेयर इस तरह किया है कि सिविल सर्विसेज एक डाइवर्स और डायनेमिक फील्ड है, और हम्म। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं लोगों के एस्पिरेशन और लोगों के जो गोल्स हैं उसको, उनके गोल्स को अचीव करने में मैं मदद कर सकता हूँ। और साथ में मेरे भी अपने कुछ पर्सनल गोल्स हैं, वो भी गोल्स मैं अचीव करने का कोशिश करूंगा सर। तो पर्सनल गोल फिर पूछे क्या है आपका अपना? पर्सनल गोल्स में मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे जो लोगों के लास्ट लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, सोसाइटी के लिए करने का वो एक तो आप यहाँ भी सपना कह ही है। रहे हैं ना, जहाँ आप अभी हैं वहां भी तो कह ही रहे हैं ना समाज के लिए। मैंने मैंने बोला कि डाइवर्स और डायनेमिक फील्ड है, वहाँ पे हमारे जो लिमिट्स हैं, सोशल लिमिट्स, वो कम है। और ये एक डायनेमिक फील्ड है, यहाँ पे मैं लार्ज लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स को अपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो इनिशिएटिव उसको ले जाके मैं लार्ज स्केल पे उनके सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर सकता हूँ। देखिए मेरा मानना रहेगा है कि ये सोसाइटी अपने आप में वो डायनामिक है, ठीक है। जी शिक्षा भी डायनेमिक फील्ड है, शिक्षा भी कम नहीं है, ठीक है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारा समाज हो, हर समाज में हर फील्ड में डायनेमिज्म है, ठीक है। अब रही बात, बस ये है, रही बात है आपकी भूमिका की, ठीक है। तो जहां आपकी भूमिका को स्वीकृति मिलेगी, आप वहां जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, ठीक है, जहां आपके कंट्रीब्यूशन को, जहां आपकी भूमिका को लोग सराहेंगे, ठीक है, और उसको मतलब कि सम्मान देंगे, वो है आपका सिविल सर्विस। तो मुझे ये चाहिए, जैसे आप जो इसे बोल सकते हैं, मान लीजिए मुझे अपने जॉब में, मेरे लिए ये जॉब नहीं है, मेरे लिए जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी मैं जहाँ हूँ उसमें मुझे जिम्मेदारी तो मैं निभा रहा हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं समाज से छुटा हुआ हूँ, ठीक है। समाज से जुड़ने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ताकि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से कर सकूं, मुझे इस सेवा में आने का एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है, जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका पास जो भी रोल है वो यहीं आके टिक जाता है। एक है संतुष्टि और एक है समाज में मिलने वाला वो रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने इस मेंटल प्रॉब्लम से, या ये जो मेरी जो मेंटल अवस्था है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से इस सिविल सेवा में समाज के लिए या अपने
शांति के लिए या संतुष्टि के लिए मैं ये काम करूँ। इसको ऐसे बना के बोल सकते हैं कि जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि जो भी इंसान ज़्यादा अपने आप ये दिखाना है कि ज़्यादा हम ज़्यादा मतलब आदर्शवादी दिखेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आदर्शवादी होना तब सही है जब आपके पास कुछ हो जाए। अभी आप आदर्श से बात करेंगे तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है? जो इंसान ज़्यादा आदर्श बनेगा वो तब है जब उसके पास कुछ हो। अभी कुछ है नहीं तो अभी आदर्श बनना सही नहीं है, जो मेरा अपना जो मानना है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप से जुड़े हुए रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा जवाब दे पाएंगे। जो सही होगा, जो थोड़ा सटीक होगा और बिना उसमें लूप होल्स से होगा, ठीक है? यस सर। तो ऐसे आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए इस बारे में। तो सिविल सेवा आपकी प्राथमिकता क्यों है, एक बार दोबारा सोचिएगा इस बारे में, ठीक है? जो मैंने बताया उसको भी देखिएगा, जो आप खुद सोचते हैं उसको भी आपको देख के सोचिएगा। और बिहार और झारखंड में क्या अलग क्या अंतर है, कुछ यहाँ समस्याएं खास हैं जो वहाँ पर नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो झारखंड में के बारे में इनके जो ज्योग्राफी है, इनका जो पॉलिटिकल है, सोसाइटी इशूज हैं, उसे आपको एक होना चाहिए माइंड में आइडिया, ठीक है? फिर हम आगे फिर बात करेंगे इस बारे में, ठीक। हाँ सर। ठीक है? जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट आपको। ओके, थैंक्स। कब ओके, सर फिर से इंटरेक्शन कब होगा सर फिर से? हो जाएगा बहुत जल्द, आप तैयारी कीजिए, बहुत जल्द हो जाएगा। वो तो वो लोग बोल सर, देंगे, मैनेजमेंट आपको बता देंगे विदिन आई क्वेश्चन थिंक का 2 और 3 डेज में एक बार और मौका मिलेगा सर के साथ बात करने का, तो वो ले क्वेश्चन लेंगे का एक जो बार इंटरव्यू। सर एक क्वेश्चन का बुकलेट सेंड किया गया है, तो उसमें कुछ तो अपने तरफ से प्रिपेयर हो पा रहा है, कुछ उसमें हेल्प की जरूरत होगी तो फिर वो कैसे मिल पाएगा? हाँ, वो लोग हम नेक्स्ट टाइम में कर देंगे। कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आती है एक बार बात कर लेंगे, ठीक है? तो फिर किस किस मुद्दे पे आप फंस रहे हैं, क्या आपका टॉपिक का प्रॉब्लम है, वो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है? फिलहाल अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने ठीक, ऊपर जो मैंने थैंक बताया उस पर ध्यान दीजिए, और जो आइडिया आपको मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, फिर हम लोग और उस पर डीप में जाएंगे थोड़ा, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।